वो मेरी बात समझ गई और सर झुका लिया। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इमरान कोई न कोई दरमियानी रास्ता जरूर निकाल लेगा। वो कितना भी दिलेर और जोशीला सही, किस्मत उस पर कितनी भी मेहरबान सही, लेकिन सामने अंधा कुआं देख कर आंखें बंद करने वाला वो भी नहीं था। शायद उसके जहन में भी कोई खास प्लानिंग थी। फिर बैठे बिठाए मुझे अचानक राजा याद आ गया। दिल अफसुर्दा हो गया। उसके साथ गुजरने वाले आखिरी वक्त के मनाजर फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर चलने लगे। उसकी तेज तरारी और हर लम्हे जिंदगी के छत्ते में से शहद निचोड़ने की कोशिश करना, मगर वो भूल गया था कि ज्यादा शहद के साथ ज्यादा जहर भी होता है। इसी दौरान में फिर इमरान का फोन आ गया और उसने तमहीद में ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और बोला, तभी मैं जावा से बात करना चाहता हूँ। इमरान, मैं एक बार फिर कहूँगा कि तुम जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ, तुम उससे मेरी बात करवा दो। मैंने जावा के कारिंदे को आवाज दी और उसे सेल फोन थमाते हुए कहा, भैया साहब के लिए कॉल है, इनको दो। कारिंदा फोन लेकर चला गया। उसकी वापसी 1 घंटे से पहले नहीं हुई थी। फोन सेट गर्म हो रहा था। लंबी चौड़ी बात हुई थी जावा की। मुझे इस गुफ्तगू का कोई लफ्ज सुनाई नहीं दिया था। हाँ, कभी कभी किसी करीबी कमरे से जावा की गूंजदार आवाज कानों में पड़ जाती थी। अगले 2-3 घंटे में सूरत-ए-हाल तेजी से तब्दील हुई। प्रेम चोपड़ा ने हमें बताया कि हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। हमें फरीदकोट ले जाया जा रहा है। मैंने उसे कहा कि जावा साहब से मेरी बात करवाओ। मेरा ख्याल था कि शायद बात ना कराए, लेकिन करीबन 15 मिनट बाद जावा हमारी खिड़की के सामने आया और बोला, खां मेरे चंदा, क्या बात है, बड़ी जल्दी उदास हो जाते हो मेरे बगैर। रजनी और यूसुफ का क्या बना है? वो दोनों खुशी के ढोल बजा रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं। रजनी अपने मामू के साथ किसी दूसरे गांव निकल गई है। इस लोंडे यूसुफ के बारे में जानकारी मिली है कि वो दिल्ली की तरफ जाना चाहता है। वहां उसका कोई मजिस्ट्रेट दोस्त रहता है। हमें कैसे यकीन आएगा? तुम्हारा वो लंगोटिया इमरान एकदम गुरु है, बल्कि गुरु घंटाड़ है। वो सब जान लेगा और शायद अब तक जान भी चुका हो। उसके अरकारे बड़े तेज हैं, एकदम भूगीर कुत्तों के माफिक है। तुम चिंता ना करो और तुम्हें फोन पर सारी राम कहानी सुना देगा। तुम बस चलने के लिए तैयार हो जाओ। जबरदस्त किस्म का मौज मेला कराएंगे तुम्हें। हम इस मकान से निकल कर हाई रूफ गाड़ी में आ बैठे। यह गाड़ी बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से भी उतनी ही आरामदेह थी। मुझे एक बार फिर उल्टी हथकड़ी लगा दी गई थी। ऊपर से चादर की बुक्कल मार दी गई ताकि हथकड़ी नजर ना आए। सरवत भी सरतापा एक चादर में लिपटी हुई थी, फकत उसकी आंखें नजर आ रही थी। हमें गाड़ी की दरमियानी निशिस्तों पर बिठाया गया था। अकब में 2 मुसल्ला अफराद बिल्कुल चौकस हालत में मौजूद थे। हमारे सामने फ्रंट सीट पर प्रेम चोपड़ा खुद मौजूद था और वो भी मुसल्ला था। मुजाहमत की गुंजाइश 0% भी नहीं थी। हमारे आगे एक कार थी जिसमें जावा के मुसल्ला डिक्शरे भरे हुए थे। अकब में लग्जरी जीप थी। इस जीप में जावा के अलावा चौधरी अनवर गंजा और शारबा बाई भी मौजूद थे। गांव में हू का आलम था। हालांकि ये सवेर 3-4 बजे का वक्त था, मगर कहीं कोई मुतनफिस दिखाई नहीं दिया। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद थे। गलियां सुनसान नजर आ रही थीं। गाड़ियां रवाना हुई तो मैंने मुड़कर इस 4 दीवारी को देखा जहां हमने चंद नहायत बुरे दिन गुजारे थे। इसी 4 दीवारी में आशा कौर हंसती खेलती दाखिल हुई और लाश बन गई। जवान साल खिलाड़ी गोविंदर भी यहीं पर मौत के घाट उतरा। हम अभी जिंदा थे, लेकिन ये जिंदगी कब तक साथ देगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। जावा और उसके कारिंदे मेरी तवक्का से बढ़कर खतरनाक थे। बंदे को चियूंटी की तरह मसल देने का मुहावरा मैंने कई बार सुना था, मगर इस मुहावरे की अमली शक्ल पहली बार यहां देखी थी। न जाने क्यों बार बार इस नौजवान साईं की शक्ल मेरी निगाहों में घुम जाती थी, जो हमें हारूना आबाद के होटल में मिला था। उसकी आंखों की मुहावराई चमक जहन में आती थी और उसकी आवाज कानों में गूंजने लगती थी। उसने सरवत को खास तौर पर निशाना बनाया और कहा था कि सारी मुसीबत की शुरुआत इसी से हुई है। इसने मौत का और खबरों का जिक्र किया था। हमारा काफिला धूल उड़ाता लंगड़ीपुरा से इंडियन पंजाब के मारूफ शहर फरीदकोट की तरफ रवाना हुआ। हम कच्चे और नीम पुख्ता रास्तों से गुजर रहे थे। हमारे इतराफ में कमाद और चावल के खेत थे, बाग थे और पगडंडियां थी। कहीं कहीं काश्तकार मर्दो जन भी दिखाई देते थे। पस मंजर में मवेशियों के रेवड़ थे और मगरिब की तरफ झुकता हुआ सूरज था। दही जिंदगी अपनी मखसूस आहिस्ता रवि के साथ मुतहर्रिक थी, मगर साई रूफ गाड़ी के अंदर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ खौफ के सायत और तनाव की हुक्मरानी थी। हम इंडिया के कुछ खतरनाक तरीन लोगों के नरगे में थे। सफर बिल्कुल खामोशी से तय हो रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने बर्क सी कूद गई। हमारे सामने एक समाज शिकन धमाका हुआ। मैंने बहुत सी मिट्टी फिजा में उछलते देखी। दूसरा धमाका
सामने जाने वाली गाड़ी के ऐन सामने हुआ। कार बुरी तरह उछली। मैंने उसके बोनट को फिजा में उड़ते और इंजन को आग पकड़ते देखा। उसके साथ ही ऑटोमेटिक राइफल का तवील ब्रस्ट चला। कार की बाएं जानिब के शीशे चिकना चूर हो गए। सरवत चिल्ला उठी और उसने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया। दोनों मुसल्ला अफराद हमारे अक्कम में चौकस बैठे रहे। तहम प्रेम चोपड़ा अपना मशीन पिस्टल निकालता हुआ गाड़ी से उतर आया। उतरते साथ ही चोपड़ा को मछली की तरह पट से कच्ची जमीन पर गिरना पड़ा। कई गोलियां सनसनाती उसके सर पर से गुजर गई थीं और यही वक्त था जब मैंने अपने मेजबान जगत सिंह को देखा। वो एक दरख्त की ओर से निकला। उसका चौड़ा सीना दीवार नजर आ रहा था। उसकी नीली पगड़ी के नीचे उसका चेहरा गैज़ो गज़ब की तस्वीर था। उसने बिल्कुल सामने आकर एक पूरा ब्रस्ट कार पर चलाया और कम अज कम 2 कार सवारों को छलनी कर दिया। उसकी ललकार गूंजी, मार दूंगा, फड़ा कर दूंगा। गाड़ी में बचाने वाले अफराद छलांगे लगाकर बाहर निकले और मुख्तलिफ दरख्तों की आड़ ली। जगत के साथियों ने फलक शगाफ नारा लगाया, सत सरी अकाल, जो बोले सो निहाल। तब मैंने जगत सिंह को अपना बाजू फिजा में लहराते देखा। 1 सेकंड बाद कार से चंद मीटर दूर एक और जबरदस्त धमाका हुआ। गर्दो गुबार के साथ ही जावा का एक और कारिंदा हवा में उछला और चावल के हरे खेत में गिरा। मैं समझ गया कि जगत सिंह और उसके साथी वही काले अनार चला रहे हैं जिनका जिक्र जगत ने फोन पर किया था। जगत की रखेल महबूबा आशा कौर मारी जा चुकी थी। उसका छोटा भाई गोविंदर भी मौत के घाट उतर चुका था। अंदाजा हो रहा था कि जगत सिंह इन दोनों खबरों से आगाह हो चुका है और अब सरतापा कहर है। इन लोगों ने हमारी गाड़ी को निशाना नहीं बनाया था। इसका साफ मतलब था कि वो इस गाड़ी में हमारी मौजूदगी के बारे में जानता है। मेरे हाथ अक्कम में जकड़े हुए थे। इसके बावजूद अगर सरवत मेरे साथ न होती तो मैं जरूर मुजाहमत करता। मौजूदा सूरत हाल में ये खुदकुशी के जुमरे में आ रहा था। कम अज कम अभी तो ये खुदकुशी ही थी। फिर मैंने उस पुरानी फौजी जीप को देखा जो लहराती हुई हमारी गाड़ी के करीब आ गई। इसमें ऊपरे रुखसारों और घनी मूंछों वाला एक जवान साल शख्स मौजूद था। यही जगत सिंह का साथी प्रताप सिंह था। उसने मुझे देखा और मैंने उसे। उसके तासरात से आया था कि वह लोग हमें यहाँ से छुड़ाकर ले जाने का पुख्ता इरादा रखते हैं। अब जरूरी था कि मौका महल देखकर हम भी हाथ पैर हिलाए। एक गोली हाई रूफ की पिछली स्क्रीन तोड़ती हुई आई और हमारी एक निगरान के कंधे में लगी। उसके मुंह से बेसाख्ता गाली निकली और वो तकलीफ की शिद्दत से नीचे झुक गया। हम दोनों भी झुक गए ताकि 2 तरफा फायरिंग की जद से महफूज रहे। नीचे झुके झुके मैंने दस्ती बम के एक और धमाके का मंजर देखा। कार के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए और वो पूरी तरह आग की लपेट में आ गई। तीसरी गाड़ी यानी जावा वाली लग्जरी जीप हमारे पीछे कुछ फासले पर थी। मेरा ख्याल था कि आगे का हाल देखकर यह जीप दूर ही रुक जाएगी। इसमें जावा, चौधरी अनवर और शारबा भाई थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई कि जीप सीधी आगे बढ़ती आई। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। इस पर गोलियों की बौछार हुई। मुझे हैरत का दूसरा धचका लगा। जीप की खिड़कियां महफूज रहीं। यह बुलेट प्रूफ जीप थी। बख्तर बंद की तरह इसकी बॉडी को शाक प्रूफ भी बनाया गया था। इसका सबूत काले अनार के एक और धमाके से हुआ। यह धमाका जीप के बिल्कुल नजदीक होने के बावजूद उसे आग लगाने या कोई नुकसान पहुंचाने में नाकाम हुआ। जीप दंदनाती हुई इन 2 अफराद पर चढ़ दौड़ी जो कंधे से कंधा मिलाए फायरिंग कर रहे थे। जीप ने रौंदती हुई निकल गई। इसकी छत का चौकोर खलाई यानी स्लाइडिंग सन रूफ ओपन हुआ। इसमें से एक शख्स का बालाई धड़ नमूदार हुआ। मैंने गर्दो गुबार में देखा यह जावा का सबसे खतरनाक राइफल बरदार नरेंद्र कुमार ही था। इसने जगत के साथियों पर ऑटोमेटिक राइफल से गोलियों की बौछार करती। नरेंद्र बेहतरीन पोजीशन में था। पलक झपकते में जगत के 2 साथी शदीद जख्मी होकर गिर गए। तीसरा जख्मी होकर भागा, लेकिन किसी और तरफ से आने वाली गोलियों ने उसे भी ऊंधे मुंह गिरा दिया। एकदम ही पांसा पलटता हुआ नजर आया। जावा की बुलेट प्रूफ गाड़ी की आड़ लेकर उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जगत के साथी बेहद पुरजोश होने के बावजूद इस हल्ले को झेल नहीं सके। मैंने जगत के एक और साथी को जख्मी होकर गिरते देखा। जगत सिंह ने खुद भी पसपाई इख्तियार की। वह एक दरख्त की ओर से निकलकर भागा। जावा की जीप ने उसका पीछा किया। शायद वो लोग उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। गालिबन उनकी यही ख्वाहिश जगत सिंह की जिंदगी का बहाना बन गई। वो इक्का दुक्का फायर करता हुआ भाग रहा था। उसके सफेद धोती हवा में बड़बड़ाती नजर आ रही थी। फिर वो बर्क रफ्तारी से दरख्तों और झाड़ियों के एक घने झुंड में दाखिल हो गया। जावा की जीप रुक गई। पीछा करने वाले प्यादे भी रुक गए। वो झुंड में दाखिल नहीं हो रहे थे, बस फासले से फायरिंग कर रहे थे। झुंड एक डिक नाले के एन किनारे पर था। मेरे दिल ने गवाही दी कि जगत झुंड में नहीं है। वो शाम की नीम तारीकी का फायदा उठाकर नाले में कूद चुका है।
मेरे दिल की गवाही बाद में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। जगत रवा दवा नाले में कूदा था जख्मी हालत में। इस जोरदार और खूनी झड़प ने इर्द गिर्द के काश्तकारों और राहगीरों को मौका पर जमा कर दिया था, मगर वो दूर दूर खड़े रहे। करीब आने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। यकीनन ये मकामी लोग आजकल जावा ग्रुप की गाड़ियों को अच्छी तरह जान पहचान रहे थे और इन्हें मालूम था कि ये गाड़ियां आजकल यहाँ क्या गुल खिला रही हैं। जितने जोरदार धमाके यहाँ हुए और जितनी शदीद फायरिंग हुई थी, पुलिस को भी यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस तो उसी वक्त आ सकती थी जब जावा की इजाजत होती। एन मुमकिन था कि जावा ने फोन पर ही इन्हें दखल दर माकुलात से मना कर दिया हो। सरवत दम बखुद बैठी थी। आजकल वो मौत को बहुत करीब से देख रही थी, और वो भी ऐसे अंदाज में जिसका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। इस खूनरेज लड़ाई में जावा ग्रुप के 2 बंदे जान से चले गए थे, 2-3 को जख्म आए थे। जगत सिंह और उसके साथियों का ज्यादा नुकसान हुआ था। 2 अफराद की लाशें हम से चंद मीटर के फासले पर पड़ी थी। 3-4 अफराद शदीद जख्मी हालत में फरार हुए। जीप के नीचे कुचले जाने वाले एक नीम मुर्दा शख्स को उसके साथी उठाकर दरख्तों में गायब हुए थे। बिल्कुल आखिर में जख्मी होने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। उसकी टांग में शॉटगन के मोटे छर्रे लगे थे। ये छोड़े चेहरे वाला जगत का करीबी साथी प्रताप था। एक और नौजवान लड़के को भी पकड़ा गया। इसकी उम्र बमुश्किल 19-20 साल रही होगी। इसकी बारीक मूछें ऊपर को उठी हुई थी। उसने बसंती रंग का चोला पहन रखा था। जो बोले सो निहाल का नारा लगाने वालों में वो पेश था। अपने साथियों की लाश देखने के बाद जावा गुस्से से दीवाना हुआ जा रहा था। उसने अपना पिस्तौल निकालकर नौजवान लड़के के सर पर रख दिया और 2-3 मिनट के अंदर उसे पूछ लिया कि हमला करने वाले कौन थे और इनका मकसद क्या था। नौजवान का रंग हल्दी हो रहा था। उसे जगत सिंह का नाम बताया और साथ ही ये भी बताया कि वो लोग जगत के छोटे भाई गोविंदर सिंह और उसकी बीवी आशा की हत्या का बदला लेने के लिए हमला आवर हुए थे। नौजवान का नाम दीपक सिंह था। जावा की कहरनाक सूरतें देखकर, उसकी बातें सुनकर दीपक का मोराल डाउन से डाउन होता चला जा रहा था। गालिबन उसने उस मशहूर डॉन के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। अब वो उसके रूबरू था और उसके औसान खता हो रहे थे। जावा के हुक्म पर जख्मी प्रताप को हमारे वाली गाड़ी में बिठा दिया गया, जबकि नौजवान दीपक के दोनों हाथ सामने की तरफ रस्सी से बांध दिए गए। सुर्ख नायलून की यह रस्सी 15-20 फुट लंबी थी। इसका दूसरा सिरा जावा के हाथ में था। वो जहरखंद अंदाज में बोला, मेरे चंदा, गाड़ियों के अंदर जगह कम है, तुम्हें जरा कठिनाई तो होगी, लेकिन तुम्हें हमारे साथ भाग कर जाना पड़ेगा। उस रस्सी का दूसरा सिरा अपनी जीप के अकबी हिस्से में मौजूद आईनी हल्के में बंधवा दिया। नौजवान ने मिन्नत के अंदाज में कहा, मेरा दोष नहीं है जी, मैं जगत सिंह के दोस्त का दोस्त हूँ। इन लोगों ने मुझे खुलकर कुछ नहीं बताया जी, बस इतना कहा कि एक पुण्य का काम है। तो हम कौन सा पाप का काम कर रहे हैं बच्चे, ये भी पुण्य का ही काम है। फरीदकोट पहुंचकर तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। बड़ा मौज मिलना होना है वहां, पर शर्त यही है कि तुम फरीदकोट पहुंच जाओ। जावा का लहजा सफाक था। इसी दौरान में प्रेम चोपड़ा, जो मोबाइल फोन सुन रहा था, जावा के करीब आकर बोला, भैया जी, इंस्पेक्टर चावड़ा का फोन आया है, पुलिस मौका पर आ रही है। ठीक है, तुम यहीं रहो, 2-3 लड़के भी साथ रखो, हम जा रहे हैं। नौजवान ने एक बार फिर मिन्नत समाजत की, मगर जावा अपने कान बंद कर चुका था। वो जीप में बैठ गया। चौधरी अनवर और शारबा बाई भी बैठ गए। जीप रवाना हो गई। नौजवान दीपक जीप के पीछे पीछे भागने लगा। हमारी हाई रूफ जीप के अक्कब में थी। जावा के खूंखार करिंदों ने जख्मी प्रताप के हाथ अक्कब में बांध दिए थे और इसे हाई रूफ की पिछली सीटों के दरमियानी खला में किसी भेड़ बकरी की तरह ठोस दिया था। वो गाहे बगाहे उसे गालियां दे रहे थे और उसकी पीठ पर थप्पड़ भी रसीद कर रहे थे। वो पूरी तरह इस पर हावी हो चुके थे। दोनों गाड़ियां गहरी तारीकी में ऊंचे नीचे रास्तों पर चलती रहीं। रफ्तार ज्यादा नहीं थी। दीपक अब हाँपना शुरू हो गया था। मेरा अंदाजा था कि शायद उसे अच्छी तरह थकाने के बाद उसकी सजा मौकूफ कर दी जाएगी और उसे हमारी वाली गाड़ी में बिठा लिया जाएगा, लेकिन अगले आध घंटे के अंदर जावा की सफाकी बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। जीप नहीं रोकी गई। दीपक उसके पीछे पीछे भागता रहा। उसके भागने का अंदाज साफ बता रहा था कि वो बुरी तरह हाँप चुका है और उसकी टांगें शल होती जा रही हैं। वो भागते भागते कुछ बोल भी रहा था, शायद खुद को बांधने वालों से रहम की अपील कर रहा था या इस किस्म की कोई और बात कर रहा था, मगर उसकी आवाज जीप सवारों तक नहीं पहुंच रही थी। इन्होंने खिड़कियां चढ़ा रखी थी। मजलूमों की आओ बका के लिए खिड़कियां हमेशा से चढ़ी रहती हैं। जिंदगी के लिए भागने वाले हाँपते हुए और जख्मों से चूर लोग पुकारते रहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बताते रहते हैं कि मौत की दहलीज पर हैं। वो मर जाएं कि मगर ये खिड़कियां नहीं खुलती। अंदर बैठे हुए फिरौन अपने माहौल में मस्त रहते हैं। अंदर और बाहर की दुनिया में जमीन और आसमान का फर्क है और यही फर्क इस दुनिया को बदसूरत बना रहा है।
उजाड़ रहा है। दीपक भी भागता रहा, लड़खड़ाता रहा। शायद वो बोलने के काबिल भी नहीं रहा था। एक हल्की सी मामूली सी ठोकर भी उसे गिरा सकती थी। नायलून की सुर्ख रस्सी को लगने वाला एक जरा सा झटका भी उसे जमीन बोझ कर सकता था। और फिर ऐसा ही हुआ। उसके हाथों की रस्सी को एक झटका लगा और वो गिर गया। ताकतवर जीप ने उसे खींचने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं की। उसे खींचती गई, घसीटती गई। हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स में दीपक का अलमनाक अंजाम साफ दिखाई दे रहा था। वो धूल और खून में लथड़ता चला जा रहा था। वो किस वक्त मरा उसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन यकीनन उसकी मौत अलमनाक थी। कुछ देर बाद जीप की एक अकबी खिड़की खुली। किसी ने हाथ बाहर निकाला। हाथ में कोई तेज धार चीज थी। चलती गाड़ी में से ही नायलून की रस्सी काट कर दीपक को आजाद कर दिया गया। इन लोगों की दीदा दिली हैरान कुन थी। इन्होंने एक जीते जागते शख्स को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था और उसकी लाश को सरे राह फेंक कर जा रहे थे। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। फरीदकोट इंडियन पंजाब का एक दरमियानी साइज का कस्बा है। इसकी आबादी लगभग 6 लाख होगी। इसका नाम बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया था। मुझे जगत सिंह से मालूम हुआ था कि सिखों की मजहबी किताबों में बाबा फरीद के सूफियाना अशार मौजूद हैं। फरीदकोट की सड़कें ज्यादा कुशादा नहीं थी। हमें सफर के दौरान में बुलंदोबाला इमारतें भी दिखाई नहीं थी। हमें शहर के मुजाफात में एक ऐसी कोठी में लाया गया जिसकी 4 दीवारें 10 फुट से ज्यादा ऊंची थी और इसके ऊपर खारदार तार के छल्ले थे। कोठी का रकबा 2 किनाल के लगभग था। दूसरी मंजिल की छत पर एक बहुत बड़ी सर्च लाइट दिखाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे हम किसी रहायशी इमारत के बजाय किसी सफारत खाने की बिल्डिंग में घुस रहे हैं। 2 बावर्दी मुसल्ला अफराद ने आईनी गेट खोला और हम ड्राइवे से गुजरकर वसी पोर्च में रुक गए। यह इमारत बाहर से तो आम ही लग रही थी, लेकिन अंदर से उसे जदीद अंदाज में सजाया गया था और खूब सजाया गया था। कई कमरों की दीवारें और फर्श भी शीशे के थे। एक राहदारी के बलौरी फर्श के नीचे ऐसा खास इंतजाम किया गया था कि इसमें नारंगी और जर्द रंग की मछलियां शफाफ पानी में तैरती नजर आ रही थी। एक नहायत फरमा अंदाम शख्स ने जावा का इस्तकबाल किया। इस शख्स ने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी। माथे पर तिलक और कानों में तिलाई बालियां थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस दरमियानी उम्र के शख्स की कमर का घेरा किसी सूरत भी 7-8 फुट से कम नहीं था। इसे देखकर मुझे सफेद गोश्त का पहाड़ रियान विलियम याद आ गया। ताम रियान विलियम इतना ही मोटा होने के बावजूद कदरे चुस्त और तंदुरुस्त नजर आता था। इस शख्स के हाथों में हीरे की अंगूठियां थीं। 24-25 साल की दुबली पतली स्मार्ट लड़की इस देव के पहलू में थी। जैसे कि बाद में मालूम हुआ कि ये उसकी धर्म पत्नी अमृता सिंह थी। सच कहते हैं कि दौलत से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। परबानदाम शख्स ने हाथ जोड़कर जावा को नमस्ते किया, फिर हाथ मिलाया। वो बड़े गौर से मुझे और सरवत को घूर रहा था। तो ये हैं हमारे मेहमान हैं, उसने कदरे बारीक आवाज में कहा। हाँ, लेकिन इतना मत गुरो, ये 3-4 हफ्ते यहाँ रहेंगे। शांति से देखते रहना, जावा ने कहा। हमें एक आरामदेह कमरे में पहुंचा दिया गया। यूं लगता था कि ये चौकोर कमरा इसी तरह लोगों को बंद करने के लिए बनाया गया है। इसका स्टील का दरवाजा बड़ा मजबूत था और स्लाइड करके खुलता था। दरवाजे के अलावा कमरे में फकत एक रास्ता और था। 1 फुट ज़र्ब 2-2.5 फुट की एक मुख्तसर सी खिड़की थी। यह भी स्लाइडिंग थी। इसमें से बंद अफराद को खाना वगैरह पहुंचाया जाता था। कमरे में एक ही बड़ा बेड मौजूद था। फर्श पर कालीन और एक अलमारी भी थी। अटैच बाथ रूम का दरवाजा अलमारी के बिल्कुल साथ था। दरवाजे के ऊपर एक माइक की जाली नजर आती थी। हमें कमरे में पहुंचाकर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया। चंद सेकंड बाद मुख्तसर खिड़की खुली। नरेंद्र ने चाबी अंदर फेंकी और सरवत से मुखातब होकर बोला, इसकी कड़ी खोल दे। सरवत ने थोड़ी सी कोशिश के बाद मेरी हथकड़ी खोल दी। मुख्तसर खिड़की नुमा खला बंद हो गया। सरवत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश कर दिया। इस बात का कभी इम्कान मौजूद था कि यहाँ माइक्रोफोन बल्कि कैमरा वगैरह भी मौजूद हो। मैंने बड़ी एहतियात से कमरे का जायजा लिया। ताम माइक की जाली के अलावा कोई शय नजर नहीं आई। फकत 2 इंच कुतर का एक सुराख दिखाई दिया जिसमें शीशा लगा हुआ था। गालिबन इस शीशे का मकसद वक्तन फवक्तन कमरे में झांकते रहना था। अब रात के 11 बजने वाले थे। रास्ते में देखे जाने वाले खूनी मनाजर की वजह से सरवत बिल्कुल गुमसुम नजर आती थी। अभी उसने नौजवान दीपक की जीप के पीछे घसीटने और मरने का मंजर नहीं देखा था, वरना उसके असाब पर मजीद बुरा असर पड़ता। अचानक मोबाइल फोन की बेल होने लगी। वही 3 फिगर्स वाला नंबर था। इमरान की तवाना आवाज उभरी, खालो जिगर, क्या रोमानी सीन चल रहा है? बकवास बंद करो। रास्ते में बड़ी मारा मारी हुई है। अभी तक आंखें पथराई हुई हैं। तुम्हारा मतलब है कि सरवत के साथ मारा मारी हुई है? लेकिन वो तो ऐसी नहीं लगती। तुमने जरूर कोई बेहूदगी की होगी। इमरान, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुम्हें बिल्कुल बेवक्त की शौकियां सोच रही हैं। रास्ते में बड़ी सख्त लड़ाई हुई है। दस्ती बम फेंके गए हैं
ऑटोमेटिक राइफलों से 10-15 मिनट फायरिंग हुई है, कम से कम 5 बंदे जान से गए हैं। वो बेपरवाही से बोला, यार पता है मुझे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ ये जावा साहब तशरीफ फरमा होते हैं ना, वहाँ इस तरह के करंतु शाले यानी लफड़े होते ही रहवत हैं। आगे आगे देखना होवत है क्या। यार मैं जगत की तरफ से परेशान हूँ, ये लोग उसको मार डालेंगे। तुम कुछ कर सकते हो? फिलहाल तो दुआ ही कर सकत हूँ भैया। मेरा सारा ज्ञान ध्यान तुम्हारी और सरवत की तरफ है। पहले तुम्हें इस जालू बरशाट से निकाल दूं। जालू बरशाट समझत हो ना तुम, पुरानी हिंदी का शब्द है। इस पर फिर खुद साख्ता हिंदी का भूत सवार था। मैंने कहा, इमरान मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुमने कहा था कि हम इसका कोई हल निकालेंगे, मेरा मतलब है इस रिवाल्वर वाले मनहूस खेल का। लेकिन अब तुम ये कह रहे हो कि तुम ये खेल खेलने के लिए तैयार हो। ये दीवानेपन के सिवा और कुछ नहीं इमरान। मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा, और मैं तुम्हें इस बारे में कोई बहस नहीं करने दूंगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं कि इस बारे में तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, वरना मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। और मैं तुम्हारी कसम खाकर यह बात कह रहा हूं। इमरान का लहजा बेहद संजीदा और हतमी था, शायद उसके पीछे कोई राज था। मैं खामोश हो गया। चंद सेकंड बाद मैंने कहा, इमरान सरवत कई दिन से नुसरत के लिए बहुत परेशान है। क्या किसी तरह नुसरत से इसकी बात नहीं हो सकती? हाँ, इस तरह की फरमाइश करो जो मैं पूरी भी कर सकूं। अपना शेख लाहौर ही में है, मैं इससे रब्ता करता हूं, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। क्या तुम यहां नहीं आओगे? मैंने पूछा।